नमस्कार। भारतीय संविधान कितना विशाल, कितना गहरा दस्तावेज है ना? अक्सर हम इसके आर्टिकल्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम जरा हटके इसकी आत्मा में उतरेंगे। हम बात करेंगे इसकी 12 अनुसूचियों की। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये सिर्फ कोई कानूनी लिस्ट नहीं है। ये तो संविधान की वो असली मशीनरी है, वो इंजन है जो भारत जैसे इतने बड़े और डाइवर्स देश को हर रोज दिन ब दिन चलाता है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स हैं क्या भला। मतलब आर्टिकल्स तो थे ही, फिर इनकी क्या जरूरत आन पड़ी, ये उनसे अलग कैसे हैं? इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारा संविधान भारत के लिए एक शानदार घर का आर्किटेक्चरल डिजाइन है, एक भव्य नक्शा। तो फिर ये अनुसूचियां क्या है? ये हैं उस घर की इंजीनियरिंग की छोटी छोटी मगर बेहद जरूरी डिटेल्स। मतलब कहाँ वायरिंग होगी, प्लम्बिंग कैसे काम करेगी, कौन सा स्विच क्या करेगा। ये वो ऑपरेशनल मैनुअल है जिसके बिना वो शानदार घर बस एक ढांचा रह जाएगा। इन्हीं अनुसूचियों की वजह से संविधान के बड़े बड़े सिद्धांत जमीन पर असलियत में काम कर पाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम राष्ट्र की बुनियाद, उसके फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये अनुसूचियां भारत की विविधता और यहाँ के समुदायों की हिफाजत करती हैं। इसके बाद पावर्स का बंटवारा और भाषाओं की पहचान पर बात होगी। और हाँ, ये भी देखेंगे कि हमारा संविधान कैसे वक्त के साथ बदला और विकसित हुआ। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब इतना मायने क्यों रखता है? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्र के ढांचे का निर्माण, यानी कि शेड्यूल्स 1 से लेकर 4 तक। ये वो बुनियादें हैं, वो फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट जिस पर पूरा देश खड़ा है। और देखिए, इन चारों में एक बड़ा ही लॉजिकल फ्लो है। सोचिए, एक देश बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्टेप 1, उसकी सरहदें तय करना, यानी उसका टेरिटरी डिफाइन करना। फिर स्टेप 2, जो लोग देश चलाएंगे उनके वेतन और विशेष अधिकार तय करना। स्टेप 3, वो लोग क्या शपथ लेंगे ये तय करना। और आखिर में स्टेप 4, संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में ताकत का बंटवारा कैसे होगा। ये बिल्कुल बेसिक और सबसे जरूरी कदम है ना? पहली अनुसूची, ये तो समझ लीजिए भारत का ऑफिशियल नक्शा है। इसमें देश के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं सब कुछ लिस्टेड है। और हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे नए राज्य बनते हैं या सीमाओं में कोई बदलाव होता है, इस अनुसूची को अपडेट किया जाता है। और आज की तारीख में ये गिनती है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। अब आती है दूसरी अनुसूची, और ये बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे संवैधानिक पदों की आजादी को पक्का करती है। कैसे? इसमें देश के सबसे बड़े ओहदे जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और सीएजी, इन सबके वेतन और भत्ते तय किए गए हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, ताकि ये लोग किसी भी तरह के वित्तीय दबाव में आए बिना पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से अपना काम कर सकें। तो ठीक है, देश का ढांचा खड़ा हो गया, लेकिन भारत सिर्फ जमीन के टुकड़ों और सरकारी पदों का नाम तो नहीं है ना। भारत बनता है अपने लोगों से, अपनी विविधता से। और यहीं पर एंट्री होती है 5वीं और 6ठी अनुसूची की। ये वो प्रावधान है जो भारत की विशाल जनजातीय आबादी की सुरक्षा और उनके समावेश के लिए एक खास फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। और यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं अपनाया। 5वीं अनुसूची ये पूरे भारत के शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातियों के प्रशासन के लिए है। इसमें गवर्नर के पास खास जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन 6ठी अनुसूची और भी स्पेशल है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर बनाई जाती हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यानी स्वायत्त जिला परिषदें, जिनके पास अपनी संस्कृति, अपनी जमीन की रक्षा के लिए कानून बनाने और न्याय करने तक की ताकत होती है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की जान है। शक्तियों का बंटवारा और भाषाओं को सम्मान। 7वीं और 8वीं अनुसूची ये वो नियम तय करती हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच काम कैसे बटेगा और हमारे देश की जबरदस्त भाषाई विविधता को कैसे सहेजा जाएगा। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट्स में किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट या संघ सूची। इसमें रक्षा, विदेश मामले जैसे करीब 100 विषय हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। इसमें पुलिस, पब्लिक हेल्थ जैसे करीब 61 विषय हैं जो राज्यों के हवाले हैं।
और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, जंगल जैसे 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, अगर कभी कोई टकराव हुआ तो केंद्र का कानून ही ऊपर माना जाएगा। और अब बात भाषाओं की, जो सच में भारत की आत्माएं हैं। 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं की लिस्ट है जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान को एक सलाम है। पता है, जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 22 हो चुकी है। ये दिखाता है कि हमारा देश अपनी भाषाई विविधता को कितना सम्मान देता है और उसे अपनाता है। जरा इस लिस्ट की खूबसूरती तो देखिए। इसमें एक तरफ हिंदी, बंगाली, तमिल जैसी भाषाएं हैं जो करोड़ों लोग बोलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बोडो, संथाली और मैथिली जैसी भाषाएं भी हैं जिन्हें बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ा गया। ये हमारे देश की सांस्कृतिक दौलत का एक जीता जागता सबूत है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो वक्त के साथ सांस लेता है, बदलता है। और आखिरी के 4 अनुसूचियां यानी 9 से 12 इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाती है कि कैसे संविधान ने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढाला है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। 1951 में देश को भूमि सुधारों की जरूरत थी तो 9वीं अनुसूची आई। 1985 में आया राम गया राम वाली राजनीति से देश परेशान था तो उसे रोकने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई। और फिर 1992 में लोकतंत्र को गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई। हर अनुसूची एक जरूरत का जवाब थी। 9वीं अनुसूची का जो ओरिजिनल मकसद था वो था सामाजिक न्याय। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को अदालतों में आसानी से चैलेंज न किया जा सके। सोचा ये गया था कि इससे सामाजिक बदलाव की रफ्तार तेज होगी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो एक गेम चेंजर साबित हुआ। आईआर कोयलो केस में कोर्ट ने साफ कहा कि 9वीं अनुसूची कोई ऐसा ताला बंद बक्सा नहीं है जिसमें कुछ भी डाल दिया जाए और कोई सवाल ना पूछे। अगर इसमें डाला गया कोई भी कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को ही चोट पहुंचाता है तो अदालत उसकी जांच कर सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू की ताकत का एक शानदार उदाहरण था, एक लैंडमार्क फैसला। फिर आई 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। एक दौर था आया राम गया राम की राजनीति का, जब नेता बड़ी आसानी से पार्टियां बदल लेते थे जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थी। बस उसी चीज पर रोक लगाने के लिए ये कानून लाया गया जो पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करता है। और आखिर में वो 2 अनुसूचियां जिन्होंने लोकतंत्र को सही मायनों में ग्रास रूट्स तक यानी जमीनी स्तर तक पहुंचाया। 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को यानी गांव की सरकारों को कृषि और सिंचाई जैसे 29 विषयों पर काम करने की ताकत दी। और 12वीं अनुसूची ने नगरपालिकाओं को यानी शहर की सरकारों को सड़कों और साफ सफाई जैसे 18 विषयों की जिम्मेदारी सौंपी। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? ये अनुसूचियाँ इतनी ज़रूरी क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये संविधान को एक जिंदा दस्तावेज बनाती हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही जगह समेट देती है। पहले 4 शेड्यूल्स देश और उसके ओहदेदारों की रूपरेखा खींचते हैं। 5वां और 6ठा जनजातीय प्रशासन की देखभाल करते हैं। 7वां और 8वां केंद्र राज्य के रिश्ते और भाषाओं का सम्मान पक्का करते हैं। और 9 से लेकर 12 तक ये सभी बदलते भारत की जरूरतों का आईना है। कभी भूमि सुधार, कभी राजनीतिक स्थिरता, तो कभी जमीनी लोकतंत्र। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये शेड्यूल्स संविधान के आखिर में लगे हुए कुछ पन्ने नहीं हैं। नहीं, ये उसका एक जीता जागता, धड़कता हुआ हिस्सा है। ये भारत के सफ़र का, शक्ति संतुलन बनाने की उसकी कोशिशों का और अपने नागरिकों को ताकतवर बनाने की उसके लगातार प्रयासों का प्रतीक है। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज का भारत बदल रहा है। हमारे सामने डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बिल्कुल नई चुनौतियां हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कभी संविधान में एक और अनुसूची जोड़ी गई तो वो 13वीं अनुसूची किस बारे में होगी?